हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसित सूत्रा। और ये लेक्चर नंबर 14 है ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 25 एंड टॉपिक नंबर 26। टॉपिक नंबर 25 होगा सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के बारे में, एंड टॉपिक नंबर 26 होगी आपकी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। तो सेंटर्ड का मीनिंग क्या होता है? सपोज दैट कि आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, लेकिन वो क्या है, डस्ट के फॉर्म में। ठीक, डस्ट के फॉर्म में। अगर आपको इसको सॉलिड बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको मेल्ट करोगे, है ना, लिक्विड लिक्विड बनाओगे, लिक्विड बनाओगे, और उसके बाद देन आप उसको लिक्विड को क्या कन्वर्ट करोगे, सॉलिड में। बट सिंटर्ड का क्या मीनिंग होता है? जो यहाँ जो आपको जो डस्ट यहाँ पे दिख रहा था, डस्ट को आप सीधे डायरेक्ट सॉलिड में अगर कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो इसको कहा जाता है सिंटर्ड, है ना। और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। इसका एग्जाम्पल जो है, रेयर अर्थ जो एलिमेंट होते हैं उससे बनाया जाता है आपका रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो यूज किए जाते हैं इसमें, उसका नाम क्या है? तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, उसमें से आप दो याद कर लीजिए, जैसे नियो डायमियम यहाँ पे याद कर लीजिए, और समीरियम आप याद कर लीजिए। दो इसको डिनोट करते हैं एनडी से, और इसको डिनोट करते हैं एसएम से। ठीक, तो ये दो आप याद कर लीजिए, बाकी एटसेट्रा आप डाल दीजिएगा वहां पे। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि हम लोग सेंटर्ड जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है इस पे हम लोग काम करें, इस पे हम लोग ध्यान दें। यहाँ पे इंडिया में हम लोग इसके बारे में नया नया इन्वेंशन करें, इसके बारे में एक्सट्रैक्शन पे ध्यान दें। क्यों चाहती है? क्योंकि अराउंड जो ग्लोबल जो है, ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, जो प्रोसेसिंग है, उसमें 80% जो डिपेंड करता है वो चाइना इसका कंट्रोल करता है मार्केट प्रोसेसिंग में। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके साथ भी ये अलाइन करता है। कौन कौन से इनिशिएटिव? तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के साथ, मेक इन इंडिया के साथ, एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के साथ, दीज स्कीम के साथ, मतलब इन सारे स्कीम्स के साथ अलाइन करता है। क्यों ये जरूरी है? तो जरूरी है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में, ये सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अभी हमने जो बात करी कि चाइना डोमिनेट अराउंड 80% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए चाइना डोमिनेट करता है। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स इसके होंगे कि डेवलप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हम लोग को इंक्रीज करना है, खुद का बनाना है। फॉर किसके लिए? रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए। रिड्यूस करना है इम्पोर्ट, जो भी डिपेंडेंसी है हमारी चाइना पे, तो उसको हमको हमारे लिए क्या है कि इसको रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी। उसके बाद क्या है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक मार्केट है, मोबिलिटी है ना, मतलब ईवी की बात हो रही है यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप यूज कर लीजिए विंड में, है ना, विंड विंड जो आपके जो टरबाइंस होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्या? तो परमानेंट मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। और जो डिफेंस में है, जैसे मान लीजिए आप अलग अलग जो मिसाइल्स होते हैं, रडार्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, तो उसमें यूज किया जाता है किसका? तो परमानेंट मैग्नेट का। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये सब है कि हम लोग अचीव कर पाए। तो सारे उद्देश्य के बारे में आपको पता हो गया कि रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी, हम लोग को खुद का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ये करना है, मतलब कैपेसिटी बनानी है और इंक्रीज करनी है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों रिन्यूएबल एनर्जी? क्योंकि सस्टेनेबल लिविंग के लिए, क्योंकि आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग किस पे शिफ्ट करने वाले हैं। और अभी तक का हमने मतलब अराउंड अप्रॉक्स मतलब कि 200 गीगावाट के 220 गीगावाट के अराउंड अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ, हमने अचीव भी कर लिया है, इंक्लूडिंग मतलब अलग अलग सोलर एनर्जी है ना, मतलब सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी मैं बोल रहा हूँ, उसमें सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, तो बायोमास हो गया, तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो फतीह, है ना, विरोल की आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि रेयर अर्थ एलिमेंट आर इसेंशियल फॉर द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग इसके अलग अलग डायमेंशन ओपन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस, ग्लोबल सप्लाई चेन, एनर्जी ट्रांजिशन डायमेंशन। तो ये सारे हम लोग डायमेंशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक,
अब हम लोग सब स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन से। इसमें क्या है कि सिंटर्ड जो रेयर अर्थ जो मैग्नेट है वो प्रोड्यूसिंग यूजिंग पाउडर मेटलर्जी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये जो पाउडर के फॉर्म में है ना? इसको क्या करता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ इसको किस पे फॉर्म में दे दिया जाता है, तो सॉलिड फॉर्म में बना दिया जाता है। ठीक है? तो वही फीचर्स की बात हो रही है, वेरी हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, जैसे देखिए हमने स्टार्टिंग में जो देखा था यहाँ पे नियोडायमियम और समैरियम, है ना? एनडी और एसएम को हमने देखा था, तो वही वहाँ से जो एनडी है नियोडायमियम उसको लेंगे। Fe से मतलब हो गया आयरन हो गया, और बी से क्या हो गया बोरोन। तो ये इन तीनों का मिला करके सब मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, जो कि 10 टाइम्स ग्रेटर होता है, मतलब जिसका स्ट्रॉन्ग होता है किससे, तो कन्वेंशनल जो फेराइट जो मैग्नेट देखते हो उससे क्या होता है कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है? तो ये इसका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन था। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहला हो गया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दूसरा हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक के लिए, चौथा हो गया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। तो इसमें आप रोबोटिक्स, सेंसर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, हार्ड डिस्क, स्मार्टफोन, विंड टर्बाइन, ईवी और हाइब्रिड व्हीकल के बारे में हमने बात कर रखी है। ठीक है? यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस। तो स्ट्रैटेजिक और डिफेंस में कैसे इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी क्या कि मिसाइल के लिए, ठीक है, मिसाइल गाइडेड सिस्टम के लिए, रडार के लिए, एरोस्पेस जो सिस्टम है उनके लिए, एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जैसे मान लो अगर ये आपके कंट्री की बाउंड्री, आपने यहाँ रडार सेट कर रखा है, तो जब भी कोई भी अलग कंट्री का जो रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गया, कुछ भी, या फिर स्पेसक्राफ्ट कुछ भी इंटर करेगा आपके जो एयर जो जोन है, आपके कंट्री का जो बॉर्डर है उसके अंदर, तो वो डिटेक्ट कौन करता है, तो रडार डिटेक्ट करके जो आपको जो सेंटर है, रडार डिटेक्शन जो सेंटर होगा, वहां पे आपको इन्फॉर्म करेगा कि देखिए ये एयरक्राफ्ट, ये मिसाइल आप में एंटर कर रही है। तब आप क्या करोगे कि यहाँ से डिफेंस के लिए अलग अलग मिसाइल जो भी होंगे उनको काउंटर करने के लिए आप लॉन्च करोगे, है ना? और हमने ना क्या बहुत सारा अलग अलग जो हमारी जो मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक कर लो, इंटरकॉन्टिनेंटल कर लो, कॉन्टिनेंटल कर लो, है ना? तो उस टाइप की जो मिसाइल्स हैं, तो उसके में भी हम लोग यूज करते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होते हैं, जो जनरेशन 4 के हैं, जनरेशन 5 के जो एयरक्राफ्ट हैं, उनमें भी बहुत एक्सटेंसिवली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि चाइना प्रोसेस करता है कितना, तो 80 से 90% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट ग्लोबली को प्रोसेस करता है, और वहाँ पे ना प्रोडक्शन भी होता है, मतलब उनके पास रिजर्व अच्छा खासा पाया जाता है, तब ना उन लोग प्रोड्यूस भी करते हैं। तो 60 से 70% ऑफ रेयर अर्थ का जो प्रोडक्शन भी होता है वो चाइना करता है। ठीक है? और जो इसका ना कंसंट्रेशन जो है क्रिएट करता है स्ट्रैटेजिक सप्लाई का रिस्क। जब भी इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन अराइज होगा या कुछ होगा, तो चाइना क्या करेगा कि बैन लगा देगा। बैन लगा देगा तो हमारा जितना भी ईवी का काम रुक जाएगा। ठीक है? हमारे जो मिसाइल्स हैं उनके मतलब प्रॉब्लम होने लगेगी, सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम आने लगी। तो इसके लिए भी हम लोग को खुद से क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह फाउंड करना पड़ेगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, और क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक हम लोग का उस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, कि ताकि हम लोग क्या कर पाए, प्रोसेस कर पाए। किसी और कंट्री से भी अगर मान लीजिए हमने इंपोर्ट भी कर लिया, तो क्या हो गया, प्रोसेस करने के लिए हमारे पास उस तरह का अभी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इंडिया में बहुत कम जगह है। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग को अभी काम करने की जरूरत है। ठीक, एनर्जी ट्रांजिशन में तो हम लोग पता है कि हम लोग किस पे जाने वाले हैं, तो जो भी क्लीन क्लीन जो फ्यूल है सोर्स उनको अपनाने वाले हैं। तो उसमें से विंड एनर्जी जो है, विंड टर्बाइंस जो है वहां पे वो बहुत ज्यादा उनको नीड हो किसकी, तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, फॉर हाई इफिशिएंसी जनरेटर, है ना? और ईवी जो है डिपेंड करते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर के लिए।
जो लार्ज टरबाइन में रिक्वायर्ड 100 ऑफ किलोग्राम्स ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जरूरत पड़ता है। किसके लिए? जो विंड टरबाइंस हैं उनके लिए जरूरत पड़ता है। तो आप एग्जांपल में डाल सकते हो ये कि एनर्जी के ट्रांजिशन डायमेंशंस में ये आप पुट कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है? वही कि प्रमोट करेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया के तहत। उसके बाद सपोर्ट करेंगे फॉर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग बाय किसके द्वारा? तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के द्वारा। तो ये सब आप गवर्नमेंट की स्टेप्स डाल सकते हो कि एक्सपेंशन करेंगे क्रिटिकल मिनरल मिशन जो हमने लॉन्च किया है। क्यों करेंगे? कि इंडिया में अलग अलग जगह हम लोग जाकर के सर्वे कर पाए, सर्च कर पाए, है ना। और सपोर्ट थ्रू नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के द्वारा दिया जाएगा। प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाई जाए, इसमें इंकरेज किया जाए प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो ये सब गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं। बिहार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि बिहार में अगर ये जब होगा तो इससे क्या होगी कि इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी इंडस्ट्री लग सकती है यहाँ पे। और क्या होगा? क्लीन फ्यूल ऑफ सोर्स है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी और ये सब के लिए जो बेटर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, सप्लाई, है ना। उसके बाद जो यूथ है उनके लिए जब ये सारी इंडस्ट्री जाएंगी, सब कुछ आएगा, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होगा। ठीक है। केस स्टडी यहाँ पे ये डाला हुआ है कि चाइना करेंटली डोमिनेट किस पे करता है? तो रेयर अर्थ जो वैल्यू चेन है उस पे कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रिफाइनरीज, है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 80% वहाँ प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है? वही रिफाइनिंग होता है मेटल्स का। जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनका क्या होता है? रिफाइनिंग, ये सब सारा काम होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, डिपेंड करता है चाइना पे। ठीक है। सब लोग तो कंट्री लाइक यूएसए, जापान, इंडिया अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब से देखा है कि नहीं चाइना का इस पे डोमिनेंस है, तो हम लोग को मार्केट भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और खुद के पास प्रोसेसिंग यूनिट और सेंटर्स लगाने जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे केस स्टडीज में आप डाल सकते हो। चैलेंजेस में क्या है? वही कि हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हम लोग का, लिमिटेड डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी है, इन्वायरमेंटल कंसर्न रिलेटेड टू रेयर अर्थ माइनिंग। आपको पता है कि जब भी माइनिंग होता है तो इन्वायरमेंटल कंसर्न यहाँ पे जो दिया हुआ है, मतलब इससे टॉक्सिक वेस्ट निकलता है ना, जो कि हमारे मतलब मान लीजिए या पॉल्यूशन जो भी निकलेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा कि वाटर को, लैंड में क्या है मतलब सॉइल को हार्म करेगा। इससे क्या होगा? फर्टिलिटी लॉस होगी, वाटर क्या होगा? कंटिमिनेटेड वाटर बन जाएगा। तो ये दिक्कत है, ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट क्या होगा? हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अभी हम लोग को आर एन डी पे जिसमें हम लोग बजट में कितना देते हैं? तो 0.7% के अप्रॉक्स हम लोग सिर्फ देते हैं, अमाउंट एलोकेट करते हैं रिसर्च पे। इसको बढ़ाने की जरूरत है। और जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स है इसमें। तो ये चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड वही कि हम लोग एक्सपैंड करें डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को, हम लोग और बढ़ावा दें। और क्या है कि डेवलप एडवांस मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को हम लोग डेवलप करें। और स्ट्रेंथन इंटरनेशनल मिनरल पार्टनरशिप, अलग अलग कंट्री, मान लीजिए हमारे पास अगर एक्सप्लोर करने के बाद भी मिनरल्स नहीं मिलते या अभी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग अदर जो भी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट चाइना, ठीक है, उस पे भी हम लोग उनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स को, जो भी हैं तो उनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। आप चाहो तो कंक्लूड कर देना विजन के साथ। आत्मनिर्भर भारत एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सोर्स ऑफ मतलब जो भी हमारा जो अभी है इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट है, इनके लिए जो सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्रिटिकल कंपोनेंट है। ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 26 जो कि है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है। मुझे ये बताओ आप कि आप डिवोल्यूशन का मतलब क्या समझते हो? डिवोल्यूशन से देखो, पंचायत और इंडेक्स बहुत लोग समझ रहे होंगे, बट डिवोल्यूशन मतलब आप समझ रहे हो कि ट्रांसफर आप कर रहे हो, जब भी क्या पावर कर रहे हो, ऑथोरिटी कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, किसके? मान लीजिए आप ये सेंटर लेवल है, सेंटर लेवल से कहाँ कर रहे हो? लोअर लेवल पे। किसका कर रहे हो? लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पावर, अपने पावर्स का बंटवारा कर रहे हो, बांट रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। और क्या कर रहे हो, पावर के साथ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी भी आप ट्रांसफर कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो। किनको, लोअर जो लेवल पे है आपसे उन पे। तो इसके लिए ये क्या कहा जाता है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। पंचायत किस में आता है, डीपीएसपी अगर देखोगे तो आर्टिकल नंबर 40 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये निकाला जाता है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज करता है क्या, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। इसमें ना टॉप क्या है, देखो आप यहाँ पे मैप से याद कर लो, ज्यादा बेटर होगा। तो कर्नाटका रैंक 1, उसके बाद नीचे में जाओगे तो केरला रैंक 2, और थर्ड रैंक कौन सा है, तो यहाँ पे तमिलनाडु है थर्ड रैंक पे। और उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो कितना हुआ है, तो 15 था पहले, उससे अभी कितना हो गया, तो 5वां रैंक उत्तर प्रदेश का हो गया। और बिहार का आप रैंक का बात करोगे तो बिहार अभी भी इसमें बहुत पुअर है। बिहार का रैंक कितना है, तो 21 है रैंक बिहार का। लेकिन जो डिवोल्यूशन इंडेक्स जो इसमें जो देखा जा रहा है कि फिजिकल जो डिवोल्यूशन है टू रूरल बॉडीज जो कि बढ़ा है। पहले क्या हम लोग बहुत कम 39.9% ही करते थे 2013-14 में, और आज कितना कर रहे हैं, तो 43.9, मतलब ये समझ लो 40%। देखो 39.9 और यहाँ 43.9, मतलब 40 से 44, मतलब 4% का अंतर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आज 21-22 के हिसाब से इतना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इसके लिए क्या है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, पार्ट 9 में आता है। और इसके लिए आर्टिकल कितने हैं, तो 243 से 243 ओ तक है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, और इसमें आप चाहो तो ये सारे डाल सकते हो, 240 बी सी डी जी एच आई के। आई क्या होता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, और के मीन्स इलेक्शन कमीशन जो रोल प्ले करता है वहां पे आपका इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो 243 के ये सारे डाल सकते हो आप। इसमें कितना शेड्यूल्स है, तो 11 शेड्यूल है और 29 सब्जेक्ट है। अगर यही इसमें बात होती है म्युनिसिपल की, तो वो किस में आता है, तो 12th शेड्यूल में आता है, और उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 18 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब चाहो तो महात्मा गांधी चाहे एसपी सिंह बघेल की आप स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे फिजिकल डिवोल्यूशन तो आप समझ रहे हो ना, फिजिकल मतलब पैसा रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, फ्रॉम हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब सेंटर से लोअर लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य यही है कि पावर का ट्रांसफर किया जाए पंचायत में। ये देखा जाए, मतलब ये जो इंडेक्स निकलता है इसमें ये मेजर करता है कि कितने एक्सटेंट तक पावर का ट्रांसफर किया गया है पंचायत को। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेक करता है कि पार्ट 9 का इम्प्लीमेंटेशन कितना तक किया गया है। प्रमोट किसको करता है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को ये प्रमोट करता है। और इनकरेज स्टेट को इनकरेज करता है टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। स्टेट मतलब यहाँ का मतलब है, मतलब सेंटर को। ठीक है, वो प्रमोट इनकरेज करता है किसके लिए, कि स्ट्रेंथन करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग जिस तरह से मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं, तो उसी तरह से सेम वे में यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि 3F का कॉन्सेप्ट है ना। 3F का कॉन्सेप्ट है पंचायत डिवोल्यूशन जो इंडेक्स है, इवेल्युएट्स डिवोल्यूशन थ्रू 3F। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख करके आना ही होगा। ठीक है, F मीन्स फंक्शंस, सेकेंड एफ मीन्स फाइनेंस, एंड थर्ड एफ मीन्स फंक्शनरीज। मतलब फंक्शन मतलब समझ रहे हो, ये जो 29 जो सब्जेक्ट हम लोग को दिए गए, 29 सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया। तो ये सारा जो सब्जेक्ट्स जो हम लोग को दिया गया है, 29 सब्जेक्ट जो इसको पंचायत को दिए गए हैं, तो क्या वो सही से काम कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट अंडर जो इसमें फंक्शंस पे बात करेंगे, है ना, 29 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है फाइनेंसेज। फाइनेंसेज में क्या है कि फिजिकल पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो लोकल जो टैक्स जो होता है, वो आप टोल होता है ना, टोल होता है, ड्यूटीज होती हैं, जो अलग अलग फीस होते हैं, तो क्या वो सब का कलेक्शन करने का पावर कितना
तक दिया हुआ है ना? तो फाइनेंसेस में कि स्टेट मतलब अपना शेयर जो रेवेन्यू का जो शेयर है वो किसके साथ शेयर करेगा? तो शेयर करेगा लोकल बॉडीज के साथ। ये स्टेट मतलब कौन सा? ये स्टेट मतलब बिहार, मान लीजिए अगर अलग-अलग स्टेट्स है तो उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो स्टेट को शेयर करना पड़ेगा और किसके द्वारा करेगा? तो स्टेट कंसोलिडेशन है ना, कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू करेगा, ठीक है? तो ये फाइनेंसेज में। और यहाँ पे फंक्शनीज में यहाँ पे दोनों ले सकते हो, फाइनेंसेज में आप सेंटर का भी ले सकते हो, स्टेट का भी ले सकते हो, ठीक है? फंक्शनरीज में आप क्या डालोगे? तो यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का जो ट्रांसफर होगा, मान लीजिए इसके अंदर कुछ कुछ मान लीजिए इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, ये सब हैं, तो उनका ना ट्रांसफर का पावर भी पंचायत को मिलना चाहिए ताकि वो क्या कर पाए? तो इंश्योर कर पाए क्या? अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाए। यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डायमेंशन है यहाँ पे वही बात करी गई है कि ट्रांसफर ऑफ मतलब क्या किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ताकि उन लोग क्या करें? गवर्नमेंट स्टाफ, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, ताकि वो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे दिखे और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि इंपॉर्टेंट क्या करना है? इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? गवर्नमेंट गवर्नेंस का डायमेंशन यहाँ पे क्या है कि पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेवरल नेशनल स्कीम, वही मनरेगा, वीजीजी रामजी हो गया, मतलब अलग अलग, जल जीवन हरियाली मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, ये सब क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है पंचायत है किसके लिए? इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये सारे जो स्कीम्स है इन सबको, ठीक है? सारे सेंट्रल लेवल के स्कीम्स हैं। अब देखते हैं फिस्कल जो डायमेंशन जो है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात हो रही है। जो डिसेंट्रलाइजेशन जो देखा गया है, अभी हमने बात करी थी 39.9% से कितना हो गया है? 43.9% हो गया। 15th फाइनेंस कमीशन जो है अलॉट किया था, एलोकेटेड अराउंड 4.36 लाख करोड़ टू लोकल बॉडी। और अभी तो 16th आ गया, तो यहाँ पे आप लोग अपडेट कर लीजिए। 16th फाइनेंस कमीशन ने कितना किया है? तो अप्रॉक्स 7.91 लाख करोड़, है ना? 7.91 लाख करोड़ अभी करा है 16 फाइनेंस कमीशन ने। और इसमें ना, इसमें भी दो पार्ट आप कर लो। रूरल, अच्छा ये बताओ, रूरल में ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाएगा ग्रांट के थ्रू या अर्बन में? तो आपको बोलना है हमेशा कि रूरल में। क्यों? क्योंकि बिहार में या फिर इंडिया में आप रूरल का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। आप परसेंटेज जैसे बिहार का भी देखोगे तो 15% के अराउंड सिर्फ अभी अर्बन है, करेंट डेटा के हिसाब से, है ना? 15%, ऐसे तो 11.3 है सेंसस के हिसाब से, बट यहाँ पे कितना है? तो 15%, और यहाँ 85% रूरल में, है ना? तो अर्बन बहुत कम है, अर्बनाइजेशन तो कम ही अमाउंट मिलेगा अर्बन को, है ना? और रूरल को ज्यादा मिलेगा। तो अर्बन के लिए तब भी कितना है? टोटल में 3.56 लाख करोड़ है अर्बन में, और रूरल में कितना है? तो 4.35 लाख करोड़ है, ठीक। और जब बिहार की बात आएगी, क्योंकि इंडिया का ये बात हो रहा था ना, तो इंडिया में 30-70 है अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बन जो है वो 30 है और रूरल जो है वो 70 है। जब यही बात सेम बिहार के लिए स्पेसिफिक निकल के आएगा तो 11.3 और 88 पॉइंट समथिंग था, 88.7, लेकिन हम लोग 15 और 85 लेके चलेंगे। 15% फॉर अर्बनाइजेशन और 85% फॉर रूरल, है ना? परसेंटेज में हम लोग लेके चलेंगे। तो इसका जब ग्रांट होगा बिहार में, तो बिहार में पहले टोटल बताओ कितना मिलेगा? तो बिहार में मिलेगा 48,874 करोड़ रुपीस मिलेगा। और इसमें भी ना 41 करोड़ 500 मतलब 41,539 करोड़ जो होगा, ये किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको रूरल को। और अर्बन को सिर्फ कितना मिलेगा? तो 7,335 मिलेगा करोड़ रुपीस, ठीक है? ये किसको मिलेगा? तो अर्बन को मिलेगा। तो ये डेटा आप थोड़ा सा यहाँ पे चाहो तो आप लोग डाल सकते हो, ठीक है? रैंकिंग की हमने बात कर ली है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है। उत्तर प्रदेश का 5वां हो गया, बिहार का 21वां हो गया। इससे क्या पता चलता है कि बिहार में बहुत ज्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। अलग अलग कमिटीज का रिकमेंडेशन, बलवंत राय मतलब 3 टियर, अब अशोक मेहता कमेटी 2 टियर, और LM सिंघवी। इन्हीं के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है?
उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा यहाँ पे केस स्टडी केरला का। केरला पीपल प्लान कैंपेन 1996 में है रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन के वो सक्सेसफुल मॉडल रहा। अराउंड 35 to 40% ऑफ स्टेट प्लान फंड डिवॉल्व्ड टू लोकल बॉडीज, मतलब लोकल बॉडी सोचो 35 से 40% टोटल कितना मिल जाता है, तो लोकल बॉडी को मिल जाता है। इसमें इसके कारण क्या होता है, एक्टिव ग्राम सभा पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्ग लोकल प्लानिंग मैकेनिज्म बन के आता है, जिससे क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स हैं उसका इम्प्रूवमेंट होता है। जो भी जैसे क्लीन वाटर, आपको ये सब जो भी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में इम्प्रूवमेंट देखा गया है केरला का मॉडल में। ठीक है, तो आप ये चाहो तो केस स्टडी आप डाल सकते हो। और गवर्नमेंट का जो अलग अलग जो इनिशिएटिव है वो सपोर्ट करता है पंचायत का डिवोल्यूशन। जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वामित्व स्कीम, अभी आपने पढ़ा होगा स्वामित्व में, वही ड्रोन बेस्ड हम लोग करते हैं ना लैंड सर्वे, जिसमें क्या बनाया जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाता है। और जियो टैगिंग, तो इसे जियो टैगिंग मान लीजिए करते हैं एरिया का, वाटर एसेट्स का, तो जल जीवन हरियाली वाले भी कोई इसको लिंक कर सकते हो आप, है ना, कि यहाँ पे अब आप बताओ कि यहाँ नली बनाने में, गली बनाने में कोई दिक्कत आएगी, नहीं। तो ये सारे स्वामित्व स्कीम, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके थ्रू आप क्या टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो, जो भी कुछ जो है ना टैक्स का, तो वो भी कलेक्ट कर सकते हो। ई ग्राम स्वराज पोर्टल हो गया, फाइनेंस कमीशन ग्रांट हो गया, तो ये सारा पॉइंट आप डाल सकते हो। सपोर्ट करता है ये सब, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सपोर्ट करता है। ठीक है, बिहार में क्या चलता है, तो 3 टियर सिस्टम चलता है ना, तो आप डाल दोगे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो बिहार ना पहला स्टेट बना था जो वुमेन के लिए 2006 में ही 50% रिजर्वेशन लेकर के आए थे एट पंचायत लेवल, तो ये आप डाल सकते हो। और इम्प्रूव क्या करेगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग को इम्प्रूव करेगा, वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करेगा, क्या पंचायत डिवोल्यूशन, है ना, तो ये इम्प्रूव करेगा। यही फिर कंक्लूड है कि डिवोल्यूशन इंडेक्स इज ए क्रूशियल टूल टू मेजर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस इन इंडिया। कितने हद तक हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था ना, वही इसको कंक्लूड कर सकते हो। इनकरेज करेगा स्टेट्स को टू ट्रांसफर करिए, क्या करिए, पावर का, फाइनेंसेस का, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, ये सब ग्रास रूट जो लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, विथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप ये डाल सकते हो, पूरा ये कंप्लीट होता है 2 चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 143।